नमस्कार साथियों, मैं हूं राम मिलन। संकल्प अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। दोस्तों, हौसला हो तो फासला क्या है। तो आज की इस क्लास में आप लोग को इतिहास का अब जो है अध्याय स्टार्ट करने वाला हूँ। हम लोग जो है प्राचीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व हमने जो है प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में हमने जो है विशेष रूप से भली भांति रूप से हमने जो है अध्ययन किया। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस इतिहास को जो है इतिहास को हम जो है लेखन के आधार पर, क्या दोस्तों, लेखन के आधार पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है उसको अध्ययन की दृष्टिकोण से, क्या दोस्तों, अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने 3 भागों में बांटा था। अब हम जो है लेखन के आधार पर हम इतिहास को बांटते हैं कि इतिहास कितने भागों में बटेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इतिहास जो है यहाँ पर 3 भागों में बटता है। वे होता है दोस्तों हमारा पहला प्रागैतिहासिक काल होते हैं, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल होता है। अर्थात हम इसमें 3 काल में बांटने का कारण क्या है, हमारा लेखन। तो 3 कालों में कैसे लेखन के आधार पर हम उसको देखते हैं। तो पहले देखते हैं प्री हिस्ट्रिक पीरियड होता है जिसमें लेखन कला नहीं थी। क्या दोस्तों, जिसमें लेखन कला नहीं होगी। समझ पा रहे हैं। लेखन के आधार पर बांटे, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। और उसमें हम इसको परिभाषित करते हैं प्रागैतिहासिक काल को। तो इसमें हम देख पाते हैं कि लेखन, इस काल में हमें जो है कोई लेखन कला प्राप्त नहीं होती है, कोई भी लिखित साक्ष्य इसमें प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। तो हम इस काल को कहते हैं प्री हिस्ट्रिक एज या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दोस्तों, ये है हमारा प्रागैतिहासिक काल। और इस काल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्टोन एज, अर्थात प्रशस्तर युग। मीन्स होता है पाषाण, मतलब एक पत्थर। अब इस युग को पत्थर का युग क्यों कहा गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग जो है बेसिकली पत्थर का यूज करते थे। जो भी हमारे आवश्यकता के रूप में जो महत्वपूर्ण क्या था, हमारी वस्तु थी, वह हमारे पाषाण थे। पाषाण से हमारे सारे कार्य जो है संपन्न हो जाते थे। तो इसलिए इस काल को कहा गया दोस्तों पाषाण काल कहा गया। ठीक है। और इसी के आधार पर हम लोगों ने उस काल को जाना। कौन सा काल, हमारा प्रागैतिहासिक काल दोस्तों। तो इस तरह हमने पहला पॉइंट देखा प्रागैतिहासिक काल, जो कि लेखन के आधार पर इतिहास को पहले बांटे दोस्तों। और सेकंड देखिएगा, हमारा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्रिकल पीरियड होता है। ठीक है। इसमें लेखन तो मिला परंतु अपठनीय। समझ पा रहे हैं। इसमें जो है आपको लेखन तो मिला, लिखित साक्ष्य आपको वहां पर उपलब्ध हुए, लेकिन उसको जो है पढ़ा नहीं जा सका। उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है। और इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, इंडस वैली के बारे में पढ़ेंगे। ये होगा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि ये सभ्यता ऐसी रही, एक नगरीय सभ्यता रही दोस्तों, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो यहाँ पर बहुत से नगरों में प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम उसको जो है पठन नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। तो इस आधार पर हमने जो है देखा लेखन। इसमें लेखन तो नहीं मिला, इसमें लेखन तो मिला लेकिन उसे जो है पढ़ा नहीं जा सका। और इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें पढ़ेंगे हम लोग पाषाण काल। थर्ड आप देखेंगे तो वे होता है आपका हिस्ट्रिकल एज होता है, अर्थात आपका ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है लेखन के आधार पर, अर्थात हम इसमें जो है लिखित साक्ष्य देखेंगे। लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए दोस्तों, और उसको पढ़ा भी जा सका है, और उसकी भाषा को हम जो है समझ पाए हैं। लिपियों का भी ज्ञान, क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। वे होता है हमारा हिस्ट्रिकल पीरियड होता है, ऐतिहासिक काल होता है, जिसमें बेसिकली हम जो है वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं दोस्तों। किसको हम पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, जहां से वेदों की क्या होती है, रचना प्रारंभ होती है दोस्तों। और वहां से लेकर
अर्थात उस वैदिक सभ्यता से लेकर जो हम वर्तमान में जी रहे हैं, हमारा जो आधुनिक इतिहास है, उस काल को हम कहेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल होगा। समझ पा रहे हैं? हमने देखा अध्ययन की दृष्टिकोण से 3 प्राचीन, मध्यकालीन और क्या देखे थे, आधुनिक। लेकिन हम यहाँ पर लेखन के दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो ये होगा हमारा प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इस काल को पढ़ने वाले हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इसको फिर बारी बारी से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, हमारा पहला टॉपिक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे स्टोन एज। ठीक है, अब स्टोन एज को, इस पाषाण काल को जो है क्रमबद्ध रूप से पढ़ने के लिए दोस्तों हम इसको और 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। वे क्या क्या है? पहला है हमारा पूरा पाषाण काल दोस्तों, दूसरा है मध्य और तीसरा नवपाषाण काल। और इसी को हम जो है अब पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्या है, कैसे है और किस प्रकार। और ये जो पाषाण काल है दोस्तों, हमारे मानव का, क्या दोस्तों, हम सभी मनुष्यों का क्या रहा है, उद्भव का, विकास का कार्य रहा है। हमारा जो जीवन था एक पशु की भांति होती थी, खाना बदोश। इस काल में हम देखेंगे तो एक बंदर, गोरिल्ला के समान हम जो ऐसे झुक कर चलते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, विकास हुआ, उठकर चलने लगे। इसी काल को हम पढ़ेंगे पाषाण काल के अंतर्गत। और हम जो है इस पाषाण काल में मानव के उद्भव और विकास के जो सिद्धांत है उसको भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि मानव के उद्भव और विकास में कौन से 2 सिद्धांत रहे हैं। तो पहला सिद्धांत होता है दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, और दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों विसरण का सिद्धांत होता है। इट मीन्स हम पढ़ेंगे विकास, मानव का विकास हुआ है, अर्थात मानव का विकास क्या है, हमारी जैविक प्रक्रिया है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जिस तरह प्रकृति में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है दोस्तों, उसी तरह हमें जो है हमारे शरीर में, हमारे मानव में जो है एक क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। वे हुआ हमारा विकासवादी सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत में हम देख पाते हैं कि मनुष्य जो होते हैं, हमारा जो विश्व है उसमें सभी जगह क्या होंगे, कोई ना कोई मनुष्य होंगे। ठीक है, अब उस अवस्था में, उस काल में देखेंगे दोस्तों तो उस समय उन लोगों की अवस्था अलग रही थी, है ना। कई लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान गए होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान गए होंगे, फिर यहाँ की संस्कृति, सभ्यता या यहाँ के नेचर के अनुसार जो है वे ढल गए होंगे दोस्तों, तो उसके अनुरूप वे जो है उनका विसरण हो जाता है और इस तरह से उनका विकास होता है। और इसी को कहा जाता है दोस्तों मानव के विकास का विसरणवादी सिद्धांत। समझ पा रहे होंगे, ये है हमारे मानव उद्भव विकास के सिद्धांत दोस्तों। चलिए अब पढ़ते हैं पाषाण काल, पत्थर का युग दोस्तों। इसमें हमने देखा पूरा मतलब प्राचीन, उसके बाद उसके मध्य में क्या रहा होंगे और नवपाषाण काल, इसके आगे के काल को हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ये है हमारा क्या दोस्तों, नवपाषाण काल। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इसको कैसे बांटते हैं। अब इसके एज को देख लेते हैं। तो ये होता है आपका 25 लाख BC से लेकर के आपका जो है 10,000, क्या दोस्तों, 10,000 BC तक ये होता है। ठीक है, और ये रहेगा आपका 10,000 BC से लेकर आपका जो है 6,000 तक आप देख पाते हैं। और इसको जो है आप 6,000 से लेकर के लगभग 3 या 4,000 तक आप जो है देख पाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका नवपाषाण काल। इस काल तक हम पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पूरा पाषाण काल को पढ़कर।
ठीक है। तो इस 25 लाख BC से इस 10,000 BC तक हम देख पाएंगे पूरा पाषाण काल को। इसमें मानव जो होते हैं वे आखेटक संग्राहक होते थे दोस्तों। ये जो है शिकार को क्या करते थे, संग्रहित करते थे। इसका जो जीवन है खाना बदोश, सिर्फ उसको खाना है और बस इधर उधर घूमना है दोस्तों। उसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई काम नहीं था दोस्तों, बस उसको खाना है, पीना है और सोना है, बस यही रहा। इस काल में हमारे मानव का एक आखेटक, एक शिकारी के रूप में रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे दोस्तों। और दूसरा है, इस काल में हमें जो है आग का आविष्कार हमने कर लिया था। क्या दोस्तों, उस समय आग की खोज हमने कर ली थी। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा पाषाण काल। मानव का जो है स्वभाव कैसा था, आखेटक संग्राहक, और आग का आविष्कार उन्होंने कर लिया। चलिए दोस्तों, अब अगले क्रम में आते हैं तो मध्य पाषाण युग में। इस समय जो है उनका विकास जो है धीरे धीरे और बढ़ता गया, क्योंकि ये इसके प्राचीन है मध्य। हम आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों जीवन में, तो कुछ न कुछ नया सीखते जाते हैं। तो इसी तरह रहा कि यहाँ पर पूरा पाषाण युग में मानव जो है आग का आविष्कार तो कर लिया था, लेकिन उसके यूज को वे जो है नहीं जान पाए कि हम आग का यूज किस लिए करें। ठीक है, पत्थर को रगड़कर उन्होंने जो है घर्षण से उन्होंने आग को उत्पन्न करना तो जान लिया, लेकिन उसके यूजेस को जो है विशेष रूप से वे नहीं जान पाते हैं। अब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं, तो उन्होंने इस आग का विशेष रूप से यूज करना सीख लिया, और यहाँ पर जो है अब जो भी जानवर है शिकार किया जाता था उसको अब भूनकर खाने लगे दोस्तों। चलिए, इसी क्रम में हम आते हैं नव पाषाण काल। यहाँ इस काल का सबसे विकसित रूप है नवापन, जिसमें हमें नवापन दिखाई देगा दोस्तों। इसमें पहिए का, दोस्तों समझ पा रहे हैं, यहाँ पर जो है पहिए का आविष्कार हो जा रहा है। क्या, पहिए का आविष्कार यहाँ पर हो जाता है। दूसरा, इन लोग जो है अब कृषि भी करने लगे, कृषि से अवगत होने लगे, और इसी तारतम्य में उन्होंने जो है स्थायी निवास को चुना। क्या होता था दोस्तों, पहले मैंने बताया कि ये जो है केवल आखेटक शिकार, जानवरों का शिकार करते थे, कंद मूल खाते थे, फल फूल पत्तियां ये खाकर जीवन यापन करते थे, और ये जो है एक जगह स्थायी रूप से रह करके अपना जीवन यापन नहीं करते थे दोस्तों। ठीक है, और आगे आगे क्या हुआ, आगे उनके बुद्धि में भी क्या हुआ, विकास होने लगा, और आगे जा करके वे लोग जो है क्या किए, अपने स्थायी निवास को चुन ले, यानी कि एक जगह रहने लगे। अब उनका जीवन जो है कुछ अलग ही हो गया दोस्तों। उन्होंने जो है क्या किया, पहिए का आविष्कार कर लिया, कृषि की खोज कर ली, कृषि की आविष्कार किया दोस्तों। अब वे जो है गेहूं, जो जितने भी अब उस समय रहे होंगे ऐसे अनाजों को उगाना सीख लिया दोस्तों। ये है हमारा विकासवादी सिद्धांत। मानव का इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, क्या होने लगा, विकास होने लगा। ठीक है, तो तीसरा हमने देखा स्थायी निवास। अब देखिए, अब कृषि करेंगे दोस्तों तो पशु तो चाहिए ही, ऑब्वियस है। तो इस काल में भी उन्होंने जो है पशु पालन स्टार्ट कर दिया। और मैं पूछूंगा कि उस समय सबसे पहले कौन से ऐसे जानवर रहे जिनका वे जो है कृषि में यूज किया जाता था, तो वे है आपका पशु पालन। और वे जो है पालतू जानवर रहे हैं कुत्ता। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास, पहिए का आविष्कार उसके नव पाषाण काल में हो जाता है। तो ये हुआ हमारे पाषाण काल। अब देखिएगा जरा, कृषि और औजार के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि कृषि और औजार, समझ पा रहे हैं, जब उस काल में पाषाण काल में मैंने बताया कि पत्थर का उपयोग होता था। विशेषकर हम पत्थर का यूज ही करते थे दोस्तों, जब वे जो है उसका जीवन खाना बदोश था। खाना के लिए वे जो है जो भी जानवर उसको मिल जाते थे उसका वे जो है क्या करते थे दोस्तों, शिकार करते थे। शिकार करते थे क्यों? अब शिकार किससे किया जाता था? तो यही है पाषाण युग। आपका आंसर होगा पाषाण। पत्थर के बहुत सारे ऐसे औजार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिससे वे जो है
क्या वे जो है जानवरों का शिकार करते थे और अपना जो है पेट भरते थे, अपना पेट भरते थे। चलिए, तो कैसे, अब हम औजारों के बारे में पढ़ते हैं। तो औजार, अब हम देखें, इसको 3 भागों में हमने बांटा था, पूरा, मध्य और नौपसान। दोस्तों, पूरा में क्या होगा, वे थोड़े, उसके जो हथियार है, उसके औजार है, उतने परिष्कृत नहीं होंगे, अच्छे ढंग से नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो आप पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो उसके जो हथियार थे उतने परिपक्व नहीं थे, उतने नुकीले नहीं थे दोस्तों। ठीक है, वे जो है ऐसे बड़े बड़े पाषाणों का प्रयोग करते थे और जो है जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन इसी तरह आप जाइए मध्यकालीन में तो वे जो है थोड़े परिष्कृत हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, जिससे आसानी होती थी जानवरों का शिकार करने में। समझ पा रहे हैं? उसके बाद हमारा विकास होता है नवपाषाण काल में, और क्या होगा, बहुत ही परिष्कृत रूप से हमें वे औजार प्राप्त होते हैं। ये क्या है, हमारे औजार किसके बने रहेंगे, हमारे पत्थर के। साथ ही साथ हम देखेंगे तो वे जो है हड्डी का भी क्या बनाने लगे हैं, हथियार बनाते हैं, और उससे भी जानवरों का शिकार करके अपने जीवन यापन को क्या कर लेते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो हम अभी परिपक्व रूप से जी रहे हैं, यही है दोस्तों हमारे नवपाषाण काल में एक परिष्कृत औजार के रूप में हमें प्राप्त होता है। चलिए, अब देखते हैं कृषि और औजार। तो नवपाषाण काल में ये हमें प्राप्त हो जाता है। औजार तांबे के होते थे। ठीक है, कुल्हाड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है X, यानी कि कुल्हाड़ी ऐसे प्रथम औजार है दोस्तों जो हमें इस काल में प्राप्त होते हैं। ठीक है, और प्रथम औजार पूछेंगे कि सबसे पहले हमें कौन से, पूरे इतिहास में कौन से औजार प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो वे है हमारा, ये है कुल्हाड़ी होते हैं। ठीक है, और एविडेंस के रूप में हम देखें तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हमारे भारत में। तो ये है हमारे तमिलनाडु के अतिरमपक्कम। क्या दोस्तों, अतिरमपक्कम से, तमिलनाडु से जो है यह हमें प्रथम औजार एक जो है कुल्हाड़ी प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसी क्रम में हम देखते हैं तो प्रथम फसल हमें गेहूं और जौ मिलता है, वीट एंड बार्ली। वीट एंड बार्ली साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, समझ पा रहे हैं? प्रथम फसल पूछा जाए तो आपका आंसर होगा गेहूं और जौ, जो कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान से यह एविडेंस हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब अन्य फसल देखते हैं। तो अन्य फसल, अदर क्रॉप्स है हमारे, राइस होंगे। अब राइस के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो ये जो है एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि चावल के साक्ष्य पहली बार हमें कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों कोल्ली हवा। कोल्ली हवा जो कि हमारे भारत की यूपी उत्तर प्रदेश में यह प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कृषि और औजार। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियां और पूर्व हड़प्पा स्थल। पूर्व हड़प्पा स्थल मीन्स हम जो है पाषाण काल के बाद क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता पढ़ा जाता है। तो उस हड़प्पा सभ्यता के पहले पूर्व बोला जा रहा है, समझ पा रहे हैं? तो यही है पूर्व हड़प्पा सभ्यता। और बर्तनों के आधार पर प्राचीन हमारी क्या क्या कल्चर रहे हैं, ओल्ड कल्चर, एशियन कल्चर्स के बारे में हम देखते हैं। वो भी आधार क्या है दोस्तों, हमारे बर्तन है, हमारे पात्र रहे हैं। तो चलिए देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी कल्चर्स क्या हैं। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे कल्चर्स हम देखते हैं। तो इस बर्तनों के आधार पर देखते हैं बर्तन विशेष, जैसे पॉटरी एंड स्पेशल। ठीक है, तो पहला पॉइंट है मालवा। दोस्तों मालवा, ठीक है, मालवा काला तथा लाल। ठीक है, आपको मालवा संस्कृति पूछा जाए तो वहां पर आप बताइएगा दोस्तों ब्लैक एंड रेड होगा। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वहां पर बर्तन विशेष हमें प्राप्त हुए थे। और बुर्ज होम, सेकेंड है बुर्ज होम जो कि ग्रे कलर के थे। दूसरा कलर जोखे देखेंगे दोस्तों तो ये जो है रेड होंगे। और दक्षिणी नवपाषाण साउथर्न आपका न्यूलिथिक आपका होगा भूरा ब्राउन रेड होगा, भूरा लाल होगा। और पूर्वी हो गया दोस्तों, सॉरी दक्षिणी देख लिया, पूर्वी नवपाषाण देखेंगे तो
ये आपका भूरा पाषाण होगा और दक्षिणी जो है आपका चमकीला धूसर होगा। समझ पा रहे हैं, दक्षिणी होगा हमारा चमकीला और पूर्वी नवपाषाण होगा पूरा भूरा लाल। छठवां होगा आपका जोरवे संस्कृति जो कि ताम्र पाषाण संस्कृति है। ठीक है, जोरवे संस्कृति एक ताम्र पाषाण संस्कृति है और इनाम गांव नामक बस्ती। जोरवे संस्कृति में हम इनाम गांव पढ़ेंगे जो कि हमारे इस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्तर रहा है। इनाम गांव एक बस्ती थी दोस्तों, एक कॉलोनी थी, ताम्र पाषाण संस्कृति रही है जोरवे संस्कृति। तो इस प्रकार हम लोग जो है बर्तनों के आधार पर जो है संस्कृतियां और पूर्व हड़प्पा स्थल को हमने देख लिया दोस्तों। यहाँ पर नोट कीजिएगा कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। रिजले, एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, वाज द फर्स्ट पर्सन टू रेशनलाइज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन साइंटिफिक बेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रिजले आप याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रहे हैं जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया गया दोस्तों। तो ये रहा हमारा नोट पॉइंट। चलिए अब हम देख पाए कि क्या देखें दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल देखें और उसके बाद कौन सी हमारी ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ दोस्तों, क्या हमारी एक ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ हमें देखने को मिलती है। उसमें हमने बहुत सारे संस्कृति को पढ़ा, जाना, बर्तन के रंग क्या थे उसके आधार पर संस्कृति को पहचाना जाता था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम लेखन के आधार पर देखें तो उसमें हमने पाए लिखित स्रोत, हमने लिखित साक्ष्य हमने देखे दोस्तों, जिसको जो है पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य तो वहां पर मिले हैं दोस्तों लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ये था हमारा आद्य, और हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल में वहां पर जो है केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम जो है उस काल को जान पाए हैं। उसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं दोस्तों। क्या उसमें लिखित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में तो हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होंगे, बहुत सारे ऐसे लिपियां भी नजर आएंगी जिसको जो है आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। वे है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। क्या दोस्तों, हमारी होगी सिंधु घाटी सभ्यता और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में विशेष रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों, और हम आगे बढ़ते जाएंगे इतिहास के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन भारत को जो है कंप्लीट करेंगे, और इससे जो भी संबंधित आपको डाउट्स होंगे दोस्तों, यहाँ तक तो मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा, और आगे जो भी दिक्कत होंगी या इस क्लास या इससे पहले जो भी क्लास में आपको दिक्कत हुई होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी समस्या को रखेंगे तभी हम उस समस्याओं का क्या है समाधान जुटा पाएंगे दोस्तों। आप समस्या के साथ पढ़ना चाहेंगे तो आपका ध्यान पढ़ाई में जो है नहीं रहेगा, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। और डाउट्स दोस्तों, डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अरे बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों, बाद में देखा जाएगा ऐसा नहीं, आपको जो है तुरंत उस डाउट्स को जो है क्लियर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। नहीं तो वही जो प्रॉब्लम रहता है आपको बहुत ही क्या करता है, नीचे गिरा सकता है, आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण बाधक तत्व के रूप में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इतिहास में एक छोटे से छोटे पॉइंट आपके लिए बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको जो है डाउट्स क्लियर कर ही आपको आगे बढ़ना होगा दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ना होगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।